नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग जो रहते हैं उनका गुण है कि वो नया नया चीज सीखते हैं। अपनी चिकित्सा में कुछ अलग अलग आयाम से अलग अलग चिकित्सा के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज करके और अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो आप सब में वही सब गुण है, इसलिए मैं सभी को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक ऐसा मानते आया हूँ और रेस्पेक्ट भी करते आया हूँ। आगे अब हम लोग ये संभाषण जो करते हैं, ये उद्देश्य क्या है हमारा संभाषण करने का, कि हम डिस्कस करें। क्योंकि आयुर्वेद जो है उसके चिकित्सा का प्रयोजन क्या है कि हमें पेशेंट को ठीक करना है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो चिकित्सा तभी सफल होती है जब हम उसके सारे परीक्षण भाव को परीक्षा करते हैं और विकृतियों का परिज्ञान करते हैं और वो कैसे हुआ है व्याधि उसका पूरा एनालिसिस करके और तब चिकित्सा करते हैं। तभी हम चिकित्सा को सफल मानते हैं। जब हम विकृति विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमुक प्रकार की विकृति है, अमुक प्रकार की चिकित्सा करनी है, तो ये दवाइयां हमें देनी है। आचार्य चरक ने चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया है तो उन्होंने क्या बताया कि दश विद्य परीक्ष भाव ऐसे बताया है। तो उन्होंने एकदम क्लियरली बताया कि हेतु देखना चाहिए, दोष देखना चाहिए। हेतु में क्या चीज का खाने से ये बीमारी है, फिर बात की कफ में कौन सा दोष है, फिर उसके बाद में दूष्य क्या है, सप्त धातु और तीन मल में किसकी समूर्चना हुई है, फिर प्रकृति क्या है पेशेंट का, वातज पित्तज कफज वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, ऐसे कौन सी प्रकृति है। फिर देश देखना चाहिए कि जांगल देश क्या है, साधारण देश क्या है, या मतलब कौन सा देश का है, वो हमें अनुप देश है, ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें काल देखना चाहिए कि विसर्ग काल है, आदान काल है, ऋतु कौन सा है, कौन सी व्याधि हुई है, ऋतु के परिचर्या न पालने से हुई है क्या, वो हमें देखना चाहिए। फिर व्याधि अवस्था कौन सी है वो हमें देखना पड़ता है। फिर हमें बल देखना पड़ता है रोगी का और व्याधि का बल देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में हमें पेशेंट का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उनको कौन सा है व्याधि, जैसे गायनिक रिलेटेड केस है तो वो अलग व्याधि होगा, पुरुषों का व्याधि है तो कुछ अलग व्याधि होगा। इस तरह से हमें परीक्षा करना पड़ता है तो हम तब अच्छे से डायग्नोसिस कर पाते हैं और फिर हम चिकित्सा के लिए आगे बढ़ते हैं। विकार अगर हम लोग देखेंगे, विकार को विकृति भी कहते हैं।
तो विकार का ज्ञान करने के लिए हमें कारण देखना पड़ता है, दोष, दुष्ट, देश, बल, काल, ये सब देखने से हमें परीक्षा करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ना अच्छे से, और हमें दोष देखना पड़ता है पेशेंट का, औषधि कौन सा उसके साथ में है, काल देखना पड़ता है, अग्नि कैसा है पेशेंट का सत्व कैसे है, मन कैसे है, मतलब वो हीन सत्व है, प्रवर सत्व है, मध्यम सत्व है, और या फिर उसको कोई व्यसन है क्या, फिर उसका एज कितना है, ये सब देख के फिर हम चिकित्सा में आगे बढ़ते हैं। तो संभाषा में हम लोग का यही प्रयोजन रहता है कि हम लोग अलग अलग आयामों से हम अपने पेशेंट को देखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, वो व्याधि कब से है, अनुवांशिक व्याधि है क्या, या क्या है, वो हमें देखना पड़ता है। अभी आप लोगों में से कोई कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं अभी ऐसे ही सर हाँ सर बताइए। नमस्कार सर। हाँ सर बताइए, प्रणाम। सर सर मेरा फ्रेंड है। हाँ उसको ना मैंने रिपोर्ट भी भेज रखी है, सारी ईसीजी भेज रखी है सर, ईईजी भेज रखी है, एक सीटी स्कैन है, एक एमआरआई है, और एक अल्ट्रासाउंड भी है पेट का, मैंने ग्रुप में डाल रखा है, अभी डाला है सर। हाँ तो सर उनको एक तो कमजोरी सी फील होती है, दूसरा वो पहले एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े में जाते थे पहले, तो उनको ना अब पेट की समस्या ही है, उनको पेट में फारस रहता है, पेट में भारीपन रहता है, टाइफाइड के बाद हुआ है, टाइफाइड भी आ गया था उनको। ये मेरे साथ में है सर, मेरे पास में ही है। तो मैंने तो इनको वीडियो ऑन जैसे करा के एक बार बात करवाइए ना। अच्छा क्या बोलिए सर? बोलिए, वीडियो ऑन करके बात करवाइए ना। हाँ हाँ, यस सर, यस यस। सर नमस्ते सर, आपको, आपका नाम क्या है सर, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? नमस्ते सर, राजेंद्र नाम है सर मेरा। सर आपको क्या तकलीफ हो रहा है? किसी को दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिखाई सर दे रहे। जैसे पहले यस सर। क्या सर? हेलो। आप दिखाई दे रहे हैं क्या? किसी को दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है, अभी दिखाई दे रहे हैं। बोलिए सर, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? जैसे बचपन से ही नचला था मेरे को, कभी कभी यार था जैसे, लेकिन बाद में ये हुआ कि 2015 की बात है ये। जैसे मैं रात को टॉयलेट जाके वापिस आके लेटा ना, तो जीभ नहीं उठी, कुछ बोल नहीं किया मैं। उसके बाद थोड़ी दवाई ली, तब रात को तो आराम हो गया, रात को हुआ था ये। लेकिन उसके बाद से ये हो गया कि जैसे हम किसी भी लाइट की तरफ देखते हैं, जैसे बल्ब की तरफ देखते हैं और दूसरी साइड देखते हैं, वो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो इस टाइप से होने लग गया सर। जैसे खेलने के बाद कभी थोड़ा ज्यादा जोर लग जाता है तो ऐसा ही होता है। अच्छा अब तो पिछले कुछ समय से मेरे को टाइफाइड ठीक हो गया, और जैसे पेट में कभी तो पेट फूल जाता है थोड़े लंबे सांस लेने से भी, कई बार जैसे दस्त लग जाते हैं। जी, तो पेट इनको देखिए, ग्रहणी दिखती है पूरा। हाँ सर, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी दस्त लग जाते हैं, ऐसा होता है ना? कब्ज नहीं सर। लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता, ऐसा होता है क्या? क्या सर? रोज रोज का रोज पेट साफ होता है क्या? पेट साफ होता है सर, ठीक होता है। केवल पेट में बस गैस अभी बनता है और तो, हाँ ठीक है। टाइफाइड के बाद हो शशि गया मैम सर। आप, ठीक है टाइफाइड के बाद हुआ है। शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए, वेगा अवरोध वगैरह सब पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं अभी थोड़ा सा रोड पर हूँ, 5 मिनट बाद बोलूं? 5 मिनट बाद बोलिए, ठीक है सर। दो डॉक्टर सुनील जी, आपने क्या दवाई दी था इनको? सर मैंने टाइफाइड में इनको जब इनको टाइफाइड था तो इनको मैंने मास दर्शन काढ़ा दिया था। जब स्टार्टिंग में जब इनको बुखार हुआ था तब तक टेस्ट नहीं करवाया था इनका, मास दर्शन काढ़ा दिया था, उसके बाद वासागलूचा कसाई दिया था और अमृतूचर कसाई दिया था, और फिर बाद में कमजोरी के लिए मैंने अमृतारिष्ट दी थी इनको। बस मेरे पास तो यही ट्रीटमेंट चला था सर, और थोड़ा बहुत दीपन पाचन के लिए
नॉर्मल के लिए थोड़ा बहुत पहले दिया होगा 1-2 बार जब इसको पेट में समस्या थी। तो और आपने बंद क्यों किया सर दर्द उसको? हाँ बोलिए बोलिए सर। सर इनको फिर मैंने थोड़ा अपथ्य काढ़ा भी दिया था। तो फिर सर इनको तो बस इतनी ही मेडिसिन दी थी, इनसे ज्यादा कुछ ज्यादा ली भी को नहीं, क्यों इन्होंने थोड़ा एलोपैथी में भी दिखाया 1-2 बार। एलोपैथी में हिसार वगैरह भी दिखाया है, और थोड़ा उधर कैथल हमारे नजदीक से शहर है जो, वहां भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। तो वहां से इनको कुछ खास आराम नहीं हुआ, लेकिन टाइफाइड में आराम हो गया था। आराम हो तो नेगेटिव रिपोर्ट आई। हाँ, टाइफाइड में इनको आराम हो गया था वासा ग्लूचा कसाई और अमृतूतर कसाई से। और इनका जैसे थोड़ा बहुत पेट भूख वगैरह, तो पूछा मैंने भूख कैसी है, तो भूख ये तो अच्छी है सर। ये कहता है कि भूख अच्छी है मेरे को। और मैं कहता हूँ कि पेट कितना साफ होता है, तो कहता है कि पेट ठीक साफ होता है। डेली सुबह के टाइम में, सुबह उठते ही आधा गिलास पानी पीते ही इनको पेट साफ हो जाता है। ठीक है, एक बार ही पेट साफ होता है और स्मूथ फ्रेश हो जाते हैं, है ना। अब ये टाइफाइड के बाद से समस्या आ रही है थोड़ी सर पेट तो में। इनको सर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, अल्ट्रासाउंड में भी थोड़ा सा उसमें कुछ दिखाया हुआ था कि किडनी से जो यूरिन पास वाली है नली, उसमें कुछ थोड़ा हुआ था, जैसे कोई रेती सी कंक्रीट सा इकट्ठा हुआ है जैसे कुछ। तो इनको वो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन इनको फिर भी उसके बावजूद भी किस साइड में पेट दर्द, किस यहीं पे साइड में? रहता है सर दर्द। सुंडी के नजदीक, सुंडी के चारों तरफ। हाँ, यहीं से पेट फूलता है। सुंडी के चारों तरफ से पेट फूलता है सर इसको। सुंडी के चारों तरफ से ही, जो हमारा सूंड होता है, इसके चारों तरफ से ही इनको पेट दर्द होता है। और कहता है पेट ठीक साफ है, और कहता है कि भूख भी ठीक है। जैसे अब 2-3 दिन हो गए सर, जैसे ये होता है कि टाइफाइड ठीक होने के बाद 2-3 दिन क्या पता ठीक रह जाए, क्या फिर उसके बाद दस्त लग जाए। हाँ, इसको कल के दस्त लगे हुए हैं सर इनको। कल से 9 बार फ्रेश हो चुका हूँ सर। 9 बार टॉयलेट जा चुके हैं। वो ठीक है, आपने वो सब दवाइयां बंद क्यों किया सर? उसको कंटिन्यू रखिए ना, जो आपने सर मार्गदर्शन काढ़ा ये सब किया है, थोड़ा उनको उसको 3 महीना कंटिन्यू रखिए ना सर। ठीक है सर, मैं रिपोर्ट नेगेटिव थी, अब अभी रखना है सर। अभी तो क्या हुआ, आप कंटिन्यू रखेंगे तो उसका मार्गदर्शन काढ़ा का क्या फायदा होगा कि उससे ग्रहणी दृष्टि पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ग्रहणी कला दूषित है। और जो ये जो है यूरिनरी सिस्टम, वहां पर भी गड़बड़ है, इसकी वजह से पेट बहुत फूल रहा है। तो वहां पे मूत्रल दवाइयां दीजिए, जैसे गोक्षुरादि गोकुल, चंद्र प्रभावती, पुनर्नवा गोकुल, गोखरू काढ़ा, पुनर्नवासा, पुनर्नवारिश, इसमें से कुछ दवाई दीजिए। दीपन पाचन अनुलोमन और ग्रहणी की चिकित्सा करिए, या तो आप पंचामृत परपटी दीजिए या आरोग्य वर्धिनी बट्टी दीजिए, ठीक है। लेकिन 3 महीना कंटिन्यू दीजिए, मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीना कंटिन्यू दवाई दीजिए उनको। ठीक है सर। तो सर या कुटेजारिस दीजिए, अगर इनको 9 बार जाना पड़ता है तो कुटेजारिस, बिल्वावले, बिलाजिल, ऐसे कुछ दवाई कंटिन्यू दीजिए सर। ठीक है सर, कुटजारिस्ट भी दे देंगे। हाँ, तो ऐसे दीजिए। इनके केस में किसी को ऐड करना है क्या, जो मैंने बताया उसके अलावा? मंगला मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी तो बता सकती हैं। आप लोगों ने एक केस सुना होगा, और आपने क्या बोला, सर अंधेरा था क्या? हाँ बोलिए। जैसे सर सीटी स्कैन करवाया था ना सर, सीटी स्कैन करवाया सर का, सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई कराया, ईईजी करवाया, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। और कुछ सर नहीं आया उनके सर अंदर। में ऐसा चक्कर क्यों आ, कह रहे थे नस कमजोर है एक बार तो। क्यों आ रहा है? जैसे क्योंकि जब खाना हाँ बोलिए। एक बार ऐसे ही किसी को दिखाया सर, जैसे वो होम्योपैथी वाले थे शायद, तो उन्होंने बोला था कि आपकी जैसे वो यहाँ पे गर्दन की नस में थोड़ी वीकनेस आ रही है सर, उनकी वजह से होता है ये। क्या है ना कि आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा खाना पच नहीं रहा, खाना अच्छा पच नहीं रहा तो अच्छा रस धातु नहीं बन रहा, रक्त धातु नहीं बन रहा। अच्छा रस और रक्त धातु नहीं बन रहा है तो ब्रेन तक सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए। अच्छा, ये रवि सर बोल रहे हैं कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन करवाया क्या? किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार करवा क्या लीजिए सर। क्या किडनी सर क्या? फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन करवा लीजिए। ठीक है सर, ओके ओके ओके। जैसे क्योंकि पहले किडनी एक में बार भी सर वो प्रॉब्लम है। करवाया,
बॉडी प्रोफाइल टेस्ट करवाया था तब तो सब नॉर्मल आए थे। एक बार करवा लीजिए। तो इसमें मेन ठीक है। ग्रहणी की चिकित्सा करनी है आपको सर, है ना। और किडनी पे काम करने वाली जितनी अपनी दवाइयां हैं, मूत्रन, पुनर्नवासा, पुनर्नवारी, जो मैंने बताया वो सब दे दीजिए। तो ठीक ठीक है सर। रहेंगे, लेकिन उनको ज्यादा दिन तक दवाई देना है। आस्थावरिश ज्यादा दिन देना है, तो पुनर्नवासा दीजिए, कुटेजार दीजिए। ज्यादा कंटिन्यू देंगे ना, ठीक हो जाएंगे। और फिर बाद में अग्नि अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, तो घी भी देना है आपको, क्योंकि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है ना। तो आपको कोई नॉर्मल घी दीजिए या त्रिफला घी दीजिए, तो उससे अच्छे हो जाएंगे। सर जैसे ये ठीक है होता सब तरह दीजिए। है वो दिखना बंद जी। होता है ना इस, जैसे हम लाइट की तरफ देखते हैं ना फिर दूसरी तरफ देखते हैं, वो एकदम से दिखाई नहीं देता हमें। इस तरह से होता है सर, कड़का होता होता वो पूरा हो जाता है। अंधेरा। हाँ, जैसे सर में कोई बात कम हो नहीं, फिर बहुत ज्यादा हो जाता कोई है बात और फिर नहीं सर। डॉक्टर सुनील गिल जी, आप ना, आपके जो दोस्त है ना परवीन कश्यप जी, उनके पास मेरा शीर वाला तेल है, तो वो शीर वाला तेल का नस्ते देना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू। ये हाँ, नासिका तो बाकी सब, हाँ, डालता हूँ। नस्ते से आंखों के आगे अंधेरा जो छा रहा है, ठीक हो जाए। बाकी शशि मैम आपसे बात करेंगी। शशि मैम बोलिए आप इनसे। हाँ जी, हाँ जी सर। पेशेंट जो है प्लीज पूरा कैमरा अपनी तरफ फोकस करिए। हाँ जी बच्चा, कितनी एज है आपकी अभी? एज 22 है मैम। 22। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं डी फार्मा करूंगा मैम। अच्छा, डी फार्मा कर रहे हैं। तो कितने घंटे पढ़ते हैं लगभग? 2-3 घंटे मैम। 2-3 घंटे पढ़ते हैं। और 8-10 घंटे कॉलेज में जाते होंगे? नहीं, अभी एडमिशन लूंगा मैम, पहले वो की थी, बीए की थी। अच्छा, पहले बीए किया था। जी मैम। बीए करके डी फार्मा मतलब किस में कर रहे हैं? आयुर्वेद और एलोपैथ? एलोपैथ मैम। एलोपैथ में तो तब तो आपको बीएससी बीएससी करना चाहिए था ना, क्योंकि +2 में फिर बायो होगी ना। नहीं, मैथ था मैम। अच्छा, मैं पीसीएम लिया था। हाँ जी मैम। पीसीएम लिया, फिर बीए किया, फिर डी फार्मा। कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हो बच्चा? पहले कोशिश की थी मैम डी फार्मा करने की, फिर ये बोले घर के कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, हम्म। तो फिर मैंने लिया नहीं एडमिशन, बस करवा लिया था कॉलेज में कि ग्रेजुएशन हो जाएगी। नहीं, पहले अच्छा, से ही यही था कि बी और डी फार्मा करो। नहीं तो जैसे बी फार्मा डी फार्मा जब पहले से करने का मन था, तो उसमें तो आप पीसीबी लिए होते, है कि नहीं? बस मैम जैसे वो नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छा, क्योंकि फिर बायो में तो खूब रट्टाफिकेशन होता है। मैथ तो तब पर भी ठीक है, लॉजिक वाले सिस्टम होते हैं, मैथ जिसको समझ में आती है वो दबा हाँ कर लेता है, मैथ वाला बंदा बायो नहीं कर पाता। हाँ जी मैम। तो ये चीज आप, फिर आपका नेचर कैसा है, मैथ टाइप का है बायो टाइप का है? मैथ टाइम मैम। तो फिर कैसे करोगे बच्चा? इतनी सारी मेडिसिन रटनी पड़ती हैं उनकी, मतलब जो होती है कि कंपोजिशन, फॉर्मूले, क्यों कैसे काम करते हैं, वो सारे भी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ जी मैम। तब उसमें तो ये 2-3 घंटे वाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। उसमें तो दबा कर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 8-10 घंटे जब आप पढ़ोगे तब आप उम्मीद करोगे अच्छे से कर पाओगे। हाँ जी मैम। तो कहाँ एडमिशन लेंगे बच्चा जी? यहीं पे कैथल में मैम। अच्छा, कैथल में कॉलेज है। हाँ जी मैम। ओके। तो ये जो प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, कब से कितने दिन से महसूस हो रही है? कौन से वाला मैम? वो जो आपको आईज में है प्रॉब्लम। ये मैम 2015 से है मैम, 6वां-7वां महीने की बात है ये, तब से है। 2015 में पहली बार क्या फील हुआ था, कैसे आपको एहसास हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम है? जैसे मैम पहले भी ये सिर वगैरह दुखता रहता था, जैसे हम्म। यहाँ से दुख गई, हम्म। जैसे बहुत देर में ठीक होती है ये दवाई लेने के बाद, एलोपैथी दवाई लेने के बाद। फिर तो जैसे सर दुखता था तो सर दर्द की गोली खाते थे, है ना? हाँ जी मैम, तो उसके बाद ठीक हो जाता था। तो किस क्लास में थे बेटा आप उस वक्त? 9th में था मैम। 9th में थे तो सर दर्द करता था। ओके। 9th में कुछ और भी था कि टीवी भी ज्यादा देख रहे थे, मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 2014 में तो व्हाट्सएप वाली दुनिया लॉन्च हो गई थी, है नहीं ना? मैम, मोबाइल तो अभी रखा है 2018-19 में। नहीं, आपने कहा ना 2015 मैं आपको बता रही हूँ। 2018-19 में तो और बढ़िया आ गया था मोबाइल। नहीं, तब नहीं रखा मैम। अच्छा।
हाँ जी तो मैम। उस वक्त जब सर दर्द होता था तो कुछ समझ में आता था सर दर्द कब हो रहा है, जब रात में ज्यादा जाग लिया है या सुबह लेट सोकर उठे हैं या जिस दिन पेट साफ नहीं हो रहा उस दिन सर दर्द हो रहा है या किसी बात को लेकर टेंशन में है, क्लास में कोई बात समझ में नहीं आ रही उस चीज को सोच सोच कर सर दर्द हो रहा है, कुछ ये चीज समझ में आती थी? क्योंकि अगर किसी इंसान को बार बार होता है तो इंसान हाँ जी, सोचता है ना भाई मेरा क्यों सर दर्द हो रहा है, कुछ तो वजह होगी। कभी रेयर ही होता है मैम, ऐसे नहीं होता कि हर बार हो गया। जैसे कभी 6 महीने साल में एक बार हो गया, बस ऐसे ही होता है। अच्छा, साल दो 6 महीने साल भर में एक बार सर दर्द होता था, हाँ फिर? जी मैम। फिर उसके बाद जैसे ये जो अभी रेगुलर हुआ है, ये दिखना बंद वाला, हम्म। ये जैसे छठे पता नहीं 7वें महीने में हुआ था 2015 में। उससे हम्म। पहले जो सेकंड मंथ था फरवरी का, उसमें हम्म। भी ये तब थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, ये सिर दुखने वाली। हम्म। लेकिन उसके बाद जैसे दवाई लेने के बाद ठीक हो गया। लेकिन जब ये छठे 7वें महीने में हुआ, तो गर्मियों के महीने थे, हम खेलते रहते, जैसे जल्दी चले जाते बच्चे थे खेलने के लिए। हम्म। तो रात को सो के मैं टॉयलेट गया और पानी पी के वापस आया, तो दोबारा बोलिया नहीं गया मेरे से मैम। फिर मैंने मेरी नहीं, माँ को जैसे आपके जब सर दर्द होते थे क्या अपनी आईज टेस्ट कराई थी? कराई थी मैम। अच्छा, तो आईज जब टेस्ट कराई तो उन्होंने क्या बताया? 6/6 थी मैम। दोनों में? हाँ जी मैम। अच्छा, दोनों में 6/6 थी। हाँ जी मैम। तो फिर आपको कैसे एहसास हुआ कि दिख नहीं रहा है? जैसे ये होता है मैम, हम तेज लाइट लग जाती है ना, जैसे गाड़ियों की भी लग जाती है, तो हमें हम्म। कुछ देर दिखाई नहीं देता ना। वो तो हर किसी के साथ में होता है कि जैसे अचानक अंधेरे से उजाले में जाइए या उजाले से अचानक अंधेरे में जाइए तो कुछ सेकंड्स के लिए तो ये चीजें होती हैं, हर किसी के साथ में होती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैम, उस टाइप से होता है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैं ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि जैसे हम ऐसे अब बैठे हैं तो हम्म। अभी होगा। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि जैसे हमें लाइटिंग में ऐसे कुछ सेकंड के लिए नहीं दिखता ना, तो ऐसे ऐसे कमरे में बैठे हैं जैसे, इसको ऐसे वही वाली चीज, सड़क वाली चीज जो हमें लाइटिंग में होती है, वो इसे अभी अभी यहीं पे हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा जैसे जब आईज टेस्ट कराने गए होंगे तो उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आईज टेस्ट कराते हैं तो अभी भी कुछ डिफेक्ट आता है कि अभी भी ऐसा ही 6/6 ही दोनों में आता है? इनका 6/6 ही आता हाँ है जी मैम। अभी भी। लेकिन जो इनके टेस्ट करवाए थे, ईईजी करवाई थी और सीटी स्कैन और एमआरआई, MRI। तो इनके हम्म। करवाए कि बोल रहे थे कि वेन्स नसें कमजोर हैं पीछे से, गुद्दी में से। नहीं, उनमें तो कुछ नहीं आया। अच्छा, तो आप ऐसा करिएगा कि वो जो रिपोर्ट है ना आपके सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह की। हाँ ये जी। तो वो बोला है कि कोई होम्योपैथी वाला था, उसने बोला कि आपको इसी वजह से होती है कि आपकी वीकनेस है हाँ पीछे हाँ नसों हाँ में। जी, हाँ जी। आपने जो सीटी स्कैन या एमआरआई कराई हुई है आप उसकी रिपोर्ट ग्रुप में डलवा दीजिएगा, ठीक है? डाल दी, डाल दी। हाँ, तो ग्रुप में डाल देंगे तो सुनील गिल साहब आप ही हो सर? हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो तो आप तो खुद ही पढ़ लिए होगे ना रिपोर्ट? हाँ जी, मैं पहले रिपोर्ट देख ली थी एक बार तो, मतलब इन्होंने रिपोर्ट लास्ट बार कब करवाई थी? नहीं, उस रिपोर्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आई थी? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तो फिर खत्म बात। अब देखो, अब ये जो इनकी तकलीफ है वो एक तरीके से सिंपल वर्ड में सोचो तो आयुर्वेद में है ना कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा चाहता है, ऐसा ही सिस्टम है ना इनका। हाँ जी। हाँ, तो इसमें जो है ना, एक तो सर इनकी पाचन विकृति ठीक करो, एक तो मेद दवाएं दो। ये क्या चेहरे में बहुत ज्यादा मुहासे वहासे निकले थे क्या? बच्चा जिनको छेड़ा है दाग पड़े हैं? ये हो गए मैम, जैसे वो है जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स नहीं होते, जब हम कोई चीज निकलती है ना बार बार छेड़ देंगे तो दाग पड़ जाएंगे, तो जो आपके दाग पड़े हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है? हाँ जी मैम। अच्छा, दोस्तों मतलब कितनी रात रात भर मोबाइल कितना यूज होता है आपका? नहीं मैम, जल्दी सो जाता हूँ। और दोस्त यार कितने हैं? पहले थे ये मैम, अब तो बहुत थोड़े हैं मैम। अच्छा, 5-7। क्यों पंगे कर लिए उन लोगों से क्या? नहीं, थोड़े फौरन चले गए। बाहर चले गए मैम। अच्छा, ये जुल्फे इतनी बड़ी बड़ी क्यों रखी हैं? ये कटवाऊंगा मैम। हाँ, थोड़ा सा एक तो दिनचर्या का पालन करिए, मतलब आप रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठा करिए और सूरज की रोशनी में वॉक वॉक किया करिए, ठीक है? हाँ और जी। सर आपको बहुत सारी चीजें कराएंगे और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। और हाँ जी एक मैम। वक्त में बेटा एक काम करना, मल्टीटास्कर मत बनना। जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो सिंपल हाँ सा जी। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, एक वक्त में एक काम करेंगे, मतलब जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हम पढ़ेंगे। ये नहीं हाँ कि जी अभी मैम। हम पढ़ रहे हैं उसी टाइम हमने मोबाइल यूज करना शुरू किया उसी टाइम हम किसी से बात करने लगे,
जी मैम। ठीक है, मल्टीटास्किंग करने की आदत तो नहीं थी? जी मैम। जैसे मल्टीटास्किंग अब थी, ये मल्टी फोन आने के बाद हुई थी मैम, लेकिन अब बाद में ये आदत बहुत सुधार ली है मैम, बहुत कम फोन हाँ, देखते तो हैं अब। हाँ, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्ट्रेस अगर ज़्यादा लेता है इंसान, तो उससे भी चीज़ें हो जाती हैं। और हाँ अगर जी आपका पेट नहीं साफ होता, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, ठीक है? हाँ जी आपका पाचन सही नहीं है, मतलब जो आप खाते हो सही से पचता नहीं है, तो भी जी। प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपका एनर्जी लेवल वगैरह ठीक रहता है बच्चे? कम रहता है मैम। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, आप हमेशा मतलब एनर्जेटिक फ़ील करते हो? जैसे एक उत्साह होता है ना किसी चीज़ को करने के लिए, एक होता है कि इंसान बड़ा नहीं लेकर फ्यूचर को बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो क्या सीन है आपका? जैसे पहले ये था मैम कि खेल में ही कुछ करना है जैसे, हुँ। तब तब एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ये ठीक नहीं हुआ ना। उसको बैठ के ज- सोचना नहीं है ज़्यादा ना, जितना उसको सोचोगे उतना परेशान होगे, ठीक है? तो दिनचर्या वगैरह ठीक है आपकी? मतलब रात को सोना, उठने-बैठने टाइम ये सब ठीक है सब? हाँ जी मैम। जैसे पक्का? मैम हाँ जी मैम। कितने बजे सोते हो बच्चा? 9-10 बजे तक सो जाता हूँ मैम, 10 तक। श्योर? हाँ जी मैम। आँखें तो नहीं कह रही मुझे। और सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे मैम। अच्छा, दिन में भी सोते हो बच्चा? दिन में कभी सो लिया मैम, आधा घंटा बस, आधा घंटा या घंटा। अच्छा, और जो खाना-वाना खाते हो क्या वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन है आप? वेजिटेरियन मैम। तो खाना जो खाते हो ऐसे दिन भर मन करता है कुछ-कुछ मतलब इधर-उधर का भी खाते हो, मतलब मिर्ची मसाला ज़्यादा खाना पसंद है कि मीठा ज़्यादा खाना पसंद है? मैम जैसे पहले खाते, जैसे जब से सुनील के साथ जुड़े तो इन्होंने बताया, तो बहुत लंबे टाइम से छोड़ रखे हैं ये। नहीं, उसके पहले का क्या दुनिया सीन था? पहले वो खा लेते हैं मैम, जो मिल गया वो खा। हाँ, तो वही अब सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे आपकी ठीक होंगी। कुछ लोग के साथ कुछ तकलीफ़ें होती हैं कई बार। कई बार होता है बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं गिरे पड़े हैं तो कुछ ज़्यादा पता तो चलता नहीं। तो बड़े जी होते मैम। हैं तो वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तब पता चलता है कि हाँ, यार ये तो गिरे थे तो ये शायद यहाँ दबा होगा। तो आपको जैसे सर में तेल-वेल डालना वो सब मेडिकेटेड ऑयल जो है आयुर्वेद के, वो डॉक्टर साहब बताएँगे, वो सारी चीज़ें करिएगा, नस से करिएगा, वो सब बहुत सारी चीज़ें सर आपका कराएँगे। और कुछ मिद्य दवाएँ उस तरह की चीज़ें चलेंगी। लेकिन मेन आपका है कि अपने आप को हमेशा डेली मोटिवेट करोगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहोगे उतने जल्दी ठीक होगे। और ये मैम मानकर चलोगे कि मैं ठीक हो जाऊँगा। ये नहीं जी मैम। मानकर चलना है कि मैं ठीक नहीं होऊँगा। ठीक है बच्चा? जब जब ये खेलते टाइम ज्यादा जोर लग जाता है ना मैम, तब हुँ, होती है ये लंबी, वरना जैसे नॉर्मल दिनचर्या तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। लेकिन मैंने खेलते टाइम अगर मैं हर रोज उतना ही जोर लगाऊंगा, नहीं ज्यादा जोर लगाऊंगा, तो तब हुँ। हो जाए, वरना नहीं होगी ये। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि देखो स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने आप को एक प्लेसिबो वाला इफेक्ट होता है ना कि अपने आप को बताना है कि नहीं चीजें ठीक चल रही हैं और धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी सारी चीजें करेंगे, लेकिन एक आपकी भी इच्छा शक्ति होती है, एक आपका आत्मबल होता है। हर बीमारी में इंसान का खुद का आत्मबल बहुत ज्यादा काम करता है, बस इतना आप जान लो। ठीक है, ठीक है जैसे मैम। पढ़ाई लिखाई में होता है, कोई कह दे कि ये नहीं कर सकते हो, तब अंदर एक जिद बैठ जाती है कि चलो हम इतना करके दिखाएंगे। तो जी वो मैम। जो जिद होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन कई बार हम नेगेटिव चीजों में इस तरह की जिद करके बैठते हैं तो वो गलत होता हाँ जी मैम। है ना? तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई लिखाई करिए, कूल होकर के करिए। और खाने पीने उठने बैठने हर चीज का मतलब पूरी जिसको कहते हैं ना आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज होनी चाहिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। ठीक जैसे है, अब ये टाइफाइड में थोड़ी पेट में दिक्कत हो गई थी मैम, जैसे। तो रोटी रोटी खा रहे हो जी? हाँ जी, भूख तो सही लग रही है मैम। नहीं तो टाइफाइड हो गए तो रोटी तो पहले बंद करो। खिचड़ी दलिया उस तरह की चीजें खाओ। 1 महीने के लिए तो रोटी वोटी बंद करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। बुखार में थी, बुखार हम्म। में तो दर्द हुआ था, बुखार में तो बंद थी। नहीं, आप बाद में भी बुखार उखार उतरने के बाद में भी अगर आप बहुत हल्का खाना खाएंगे, बहुत सुपाच्य आहार खाएंगे, तो आप खुद ही देखेंगे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रोटी सोचोगे भूख तो लगी रहेगी, चलो जी रोटी खाते रहो, फिर टाइम लगेगा ठीक होने में। तब पेट में एक हल्का हल्का दर्द भी बना रहेगा, अजीब टाइप का एनर्जी लेवल भी रहेगा। आप हाँ जी करके मैम। देखना। ठीक है, तो एक टाइम खिचड़ी खा लिया, एक टाइम दलिया खा लिया, जूसेस वगैरह हैं जो हैं घर पर बने हो, मतलब मार्केट के वैसे वाले नहीं लेना, डिब्बा बंद वगैरह सामने वो हाँ निकाल करके तो खान पान का जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे वो सारी चीजें खाइएगा पीजिएगा। ठीक है। हाँ जी मैम। और कोई क्वेरी? नहीं मैम। अच्छा, और कोई गलत आदतें तो नहीं है बेटा? नहीं मैम। श्योर? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।
सर मेरी तरफ से तो हो गया, किसी और को भी कुछ इनसे पूछना है तो पूछ लें। पाठक सर। हाँ ठीक है, अभी हम इनको लीव करा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी सर। हाँ, डॉक्टर हरीश बत्रा जी हैं क्या? बोल रहे थे कि कुछ नए पेशेंट आएंगे। तो सर शायद उनके इनके केस पेशेंट में आ मेन हेतु क्या निकलेगा? मेन हेतु टाइफाइड है, टाइफाइड की वजह से ग्रहणी दृष्टि हुआ है। और पित्त धरा कला दूषित हुआ है तो मज्जा धरा कला पे भी दृष्टि हुई है। इसीलिए पित्त धरा कला को अच्छा करना है और इनको नस से देना है। इनको पूरा वातज ग्रहणी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए आंखों के आगे अंधेरा चल रहा है, तो लेकिन इसलिए सर करे दृष्टिपान तो में लगे। 2015 से तकलीफ है ना इनको। तो ग्रहणी दृष्टि है ना इनका। हम्म। इन्होंने टाइफाइड का दवाई लिया, ठीक है, ज्वर चला गया, लेकिन अंदर ग्रहणी दुष्ट हो गया, पूरा खराब हो गया। पित्त धरा हम्म। कला ठीक नहीं है, इससे इनको हाँ आसमान जी। होता है, कभी डायरिया होता है। ये बोले 9 बार गए थे कल, तो इनको ये अतिसार क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका ग्रहणी दृष्टि है पूरा, हम्म। उसकी तो वजह सर से ही इनका। पित्त धरा कला, मज्जा धरा कला सब दूषित है, तो इसलिए इनको। और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, अच्छा रस हाँ धातु वो। नहीं बनता, अच्छा रक्त धातु नहीं बनता। हम्म। तो सर इनको सिरोपिचू वगैरह भी कराना चाहिए, हाँ, सिरोधारा क्यों नहीं वगैरह। कराना? हाँ, कराना चाहिए। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप बताइए सर, कुछ बोलिए सर। सर को नमस्कार सर। अभी तो बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है सर। एक कल सिजेरियन हुआ है, उसके लिए सर एक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट पड़ा है सर, उसी में ही लगा हुआ हूं सर, वो तंग कर रहा है अभी सर। तो आज तो ठीक है, टाइम मिल ठीक ही है, नहीं पाया सर बिल्कुल। तो आप अपना ख्याल भी रखिए और काम भी करते रहिए, खाना भी खा लीजिए। जी सर। ठीक है सर, पेशेंट आएंगे तो बताइएगा। जी हाँ सर, जरूर सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? डॉक्टर सत्य हेलो। प्रकाश वर्मा जी हाँ बोलिए मैम, हेलो, हाँ कुछ जी, आपका प्रणाम डाउट सर। है? हाँ, आपका नाम सर बताइए। एक। हाँ सर, एक पेशेंट है 45 प्लस फीमेल है, उसे ना 2 दिन से फीवर था जैसे 101। तो पैरासीटामोल ही लेते रही 2-3 बार, तो फिर से हो जाता है। तो उसे सर मैंने कल से जैसे त्रिभुवन कीर्ति दिया था, तो आज दिन में थोड़ा बेटर रहा, जैसे बीच में 99 भी आया, फिर 100.2। तो अब फिर जैसे 101 ही है। तो अदरवाइज सिम्टम ऐसे हैं सर कि नॉर्मल चलती फिरती है। ऐसा भी नहीं है कि उठा नहीं जाना, या सिर में दर्द है और बॉडी एक है। तो अभी सर मैंने संशमनी वटी ही ऐड की है साथ में, मैंने कहा अभी थोड़ा और देख लेती हूँ। और कोई सिम्टम नहीं है, कोई खांसी जुकाम या पेट का कोई ऐसे इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सर ऐसे केस में वो हम कैसे क्या सोच सकते हैं कि कैसा फीवर आपने हो सकता दवाई तो सही दिया, लेकिन आपने एक चीज गलत कर दिया, आपने लंघन नहीं कराया हमसे। है? सर जब लंघन तक भूख नहीं कराया। लगे, हाँ जी सर, ये बिना बोला भूख के कल। खाना, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। शुंठी सिद्ध जल 3 दिन के लिए बोल दीजिए, या शड़ंग पानी, जी या सर, मुर्गी। षडंग पानी दिया, कल से दे रही हूँ, षडंग पानी तो दे रही हूँ सर। पर बाकी ये और है कि खाने में पेशेंट। क्या खा रही हो? हाँ जी खाने सर, में क्या खा रही हो? पहले तो खा ही रही थी अपना, बट जैसे कल उसे मैंने समझाया था, तो कल आफ्टरनून से उसने नहीं लिया था, ऐसे मूंग दाल का पानी लिया था, षडंग पानी लिया था। बट जैसे आज सुबह फिर थोड़ी चाय पी, है ना, तो शाम क्यों? को थोड़ा। ये चाय, चाय नहीं पीना था उनको, ये बंद कराइए चाय। हाँ जी, हाँ जी। ज्वर का है हिस्ट्री, तो चाय क्यों पी है? ठीक है, और हम्म। चाय के बाद और क्या पिया उन्होंने? और दिन में कुछ नहीं सर, खाना तो नहीं खाया, दाल का पानी ही पिया और षडंग पानी, और शाम को फिर 2-3 चम्मच वो कहती कि मैंने खिचड़ी खाई, बट मन नहीं कर रहा था, फिर खाई भी नहीं गई। तो उसके बाद तो कुछ नहीं लिया। अभी ये बोल के तो आई हूँ सर, अभी मैं के पड़ोस में ही है। और 2-3 चम्मच खिचड़ी भी नहीं खाना था उनको, हाँ वो भी जी, अभी हाँ जी मन सर, करता है। ये उनको बोले चाय बंद करिए, और 1 चम्मच भी खिचड़ी में खाना जब तक भूख नहीं लगी है। बाकी आपका दवाई तो सबसे अच्छा है। जो त्रिभुवन कृति दिया, संशमनी वटी दिया, चरक संहिता में 7 दिन लंघन बोला है। तो आज हाँ तो जी सर। लंघन हो किया, लेकिन वो ब्रेक करके किया, तो वो दे सर दीजिए लंघन नहीं आपने कर। तो। और हाँ, आप उसमें दक्षिण वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, वो ऐड कर सकते हैं और दीपन पाचन करने के लिए। जी जी जी। ठीक हाँ है सर। हाँ, हाँ जी। इनके केस में किसी को हेल्प करना है तो कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए?
एक्चुअली सर पेशेंट ना ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता, कई बार ये होता है ना कि मैंने बस एक दो ही दो, ज्यादा मत दो, तो इसलिए फिर ठीक है, मैंने आप अभी। लंघन कराइए। पहले के जमाने में तो लंगनम स्वेदनम कालो ये बाबू तो सर, 7 दिन के बाद सब चीज मेडिसिन देते थे, कुछ सर खाने को ये नहीं होता है देते ना, थे। पेशेंट फिर कहता है कि मेरे को उठा नहीं जाता, वीकनेस होती है, फिर उसकी वजह से थोड़ा सा फिर। साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो आप बोलिए ना मूंग दाल का पानी पीजिए, वेजिटेबल हाँ सूप जी, पीजिए। जी 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 वेजिटेबल सर। सूप, लौकी का जूस पीने में क्या है, टमाटर का सूप पीने में क्या है, या मटन चिकन सूप पी लें, लंघन कराना है। मटन चिकन सूप भी नहीं, वो थोड़ा हैवी पड़ता है, भूख लगेगा तब लेना है मटन चिकन सूप। टमाटर का एकदम क्लियर सूप तो पी सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो सर वो टोमेटो सूप ठीक रहेगा ज्वर में? वो पित्त को आप नहीं फ्रेश बढ़ाएगा? बनाए हुआ आप उतना उतना आजकल खट्टा टमाटर तो आ नहीं रहा है। टमाटर जी, सूप में आप थोड़ा काली मिर्च, हींग, जीरा, अजवाइन डाल के। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, मैं देख तो रही हूँ, अभी देखती हूँ सुबह तक अब क्या रहता है उनका। और चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, खिचड़ी नहीं खाना है जब तक भूख नहीं लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर रवि सर ने उनके लिए बताया कि नेत्र तर्पण करना चाहिए, सुनील गिल के पेशेंट जी के लिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। कुछ केस डिस्कस करना है तो करिए, नहीं करना है तो मेरा बात सुनिए। जी सर, प्रणाम हाँ सर। हनुमान जी। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर कल एक पेशेंट आई थी, वो डेंटिस्ट हैं। हाँ उनको सर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया वाली प्रॉब्लम है सर। हाँ तो सर उसमें नस का प्लान किया है छीलवला से, और सिरोधारा का, और सर ये अपना मेदावटी, जो भी और दवाइयाँ हाँ आती हैं मेडरसाइन वाली। हाँ। तो सर तो और ऐड क्या करें सर इसमें? तीन वाला तेल कितना डालेंगे आप नस्ते के लिए? 20-20 ज्यादा ml डालिए। सर, ज्यादा सर। हाँ हाँ, ज्यादा डालिए तो फिर वो ज्यादा पैदा हुआ। कर्णपूरण भी करिए, और वहां पे वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, महायुगरज मूल, त्रयोदशांग, ऐसे वात शामक द्रव्य भी दीजिए। और वहां थोड़ा जी अध्ययन सर। कराने के लिए महानारायण तेल से अध्ययन कराने के लिए दीजिए। और जी कवल सर। गंडूस कराइए, कम कराइए। स्नेहन होते जाएगा, ठीक होते जाएंगे वो। और जी सर। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है तो वहां पे पेन बहुत सीवियर होता होगा, और हवा जी सर। लगने जी पे ज्यादा लगता होगा, बारिश में बादल लगने पे ज्यादा हो रहा होगा। हाँ सर, वो अभी सर 5 साल से गावा पेंटिन करके कोई टैबलेट है, वो खाती हैं सर। हाँ तो वो तो इलाज है नहीं, या फिर वो हाँ, वो सर्जरी करा 5 साल देंगे। से रेगुलर खा रही हैं सर। हाँ आप नस से दीजिए सर, दोनों टाइम। मेरा वाला शीर वाला जी है सर। ना आपके पास? जी सर। जी सर, बस। या हाँ, तो आप वो नस से दे दीजिए और देखिए बहुत अच्छा फायदा होगा। उनको बोले जी सर। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा पूरा ठीक होने में, क्योंकि बहुत बड़ा बीमारी है, जी। सलमान खान को भी है, तो टाइम जी लगेगा। सर। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर, इनके केस थैंक में यू। किसी को हेल्प करना है तो हेल्प थैंक यू। करिए। जी सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं ना कि प्राकृत वायु के कार्य क्या होते हैं, तो कोई भी कार्य करने में उत्साह होना, अगर ये बिगड़ गया तो वायु विकृत हो गया है। उच्छ्वास और निश्वास, ये वायु के प्राकृत कर्म है। शरीर और मन की जितनी चेष्टाएं होती हैं, सब प्राकृत वायु की वजह से होती है। धातुओं की सम्यक गति और समता होना, यह प्राकृत वायु की वजह से होता है। मल मूत्र के वेगों को बाहर निकालना, ये प्राकृत वायु के कार्य होते हैं। और प्राकृत पित्त के कार्य क्या होते हैं, तो देखना, अन्न को पचाना, शरीर में ताप नियंत्रण करना, भूख लगाना, प्यास लगाना, शरीर में मृदुता लाना, शरीर की प्रभा को अच्छा रखना, प्रसन्नता रखना, मेधा शक्ति को बढ़ाना, ये प्राकृत पित्त के कार्य होते हैं। कफ के कार्य क्या होते हैं, तो शरीर में स्निग्धता को रखना, संधि बंधनों में दृढ़ता को रखना, स्थिरता को रखना, गुरुता को रखना, पौरुष के बल को बढ़ा के रखना, क्षमा, धैर्य और लोभ न करना, ये कफ के प्राकृत कार्य होते हैं। संतुष्टि रहना, ये कफ के प्राकृत कार्य होते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि वो सेशन चलते रहे। किसी को पूछना है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम जब ये देखते हैं कि हमारे शरीर में रस धातु क्या काम करता है,
तो रक्त धातु जो है वह संपूर्ण शरीर में तर्पण कार्य करता है, धारण कार्य करता है, शरीर में पोषण कार्य करता है। रक्त जो है वो रक्त धातु जीवन का कार्य करता है, शरीर में अच्छा वर्ण और कांति को उत्पन्न करता है। मांस धातु है वो धातु में स्थिरता लाता है, दृढ़ता लाता है और शरीर के अवयवों का संगठन करता है। मेद धातु जो है वह स्निग्धता को रखता है और लेपन का कार्य करता है। नहीं, मांस धातु लेपन का करता है। मेद धातु जो है वह अस्थि का पोषण करता है, दृढ़ता को रखता है, स्निग्धता को बरकरार रखता है। अस्थि धातु जो है वो शरीर का स्वरूप तैयार करता है और धारण शक्ति करता है, धारण करता है। और मज्जा धातु है वो स्निग्धता और बल प्रदान करता है। सभी इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में मज्जा धातु रहता है। शुक्र धातु है वो संपूर्ण शरीर में बल देता है, शरीर की इंद्रियों में प्रसन्नता देता है, हर्ष देता है, उत्साह का कारण है। शुक्र संतानोत्पत्ति के लिए भी बीज का कार्य करता है और हर नए सेल को बीज जनरेट करने का कार्य शुक्र धातु करता है। इसी तरह से 3 मल हैं, तो ये जो मल है ना, मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये भी शरीर को धारण करते हैं, प्राकृतिक प्रमाण में शरीर के धारक होते हैं। लेकिन यही मल का क्षय होने पे दुर्बलता आती है, मल का क्षय होने पे क्षीणता आती है, रोग ग्रसित हो जाते हैं। और तो इसलिए मलों का क्षय और वृद्धि ये हमें देखना पड़ता है कि मल ज्यादा बन रहा है या मल का क्षय हो गया। प्राकृतिक रहा तो कोई बीमारी नहीं होती है। हम देखते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कि 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इनको धातु कहा जाता है। और ये विकृत वातपित्त कफ से दूषित होते हैं, इसलिए इनको दुष्य भी कहा जाता है। मल देखेंगे तो जो हमारा पुरुष है, मूत्र, स्वेद, इसी तरह से अन्य मल भी है हमारे शरीर में, जैसे कान का मल, नासिका का मल, नेत्र का मल, जीभा का मल, त्वचा का मल, शिश्न का मल, ये सब शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इसको मल कहते हैं। ये वातादि से दूषित होने से ये भी दूष्य कहलाते हैं। और दोष कितने होते हैं? 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये क्या करते हैं कि धातुओं को, उपधातुओं को, मलों को दूषित करते हैं, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। ये प्राकृतिक अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, और साम्य अवस्था में इनको दोषों को हम धातु भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये त्याज्य हो जाते हैं, शरीर के लिए अनुपयुक्त होकर शरीर को मलिन करते हैं, तब इनको मल कहा जाता है। और दोषों की साम्य अवस्था ही हम निरोगी अवस्था ऐसे बोलते हैं। और दोष अगर बिगड़ जाते हैं तो विकृति अवस्था लाके विकार उत्पन्न करते हैं। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हैं कि केवल सुनना पसंद है। दूसरा है कि हमारे शरीर में जो कोष्ठ और शाखा गति है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोष जो होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। कब जाते हैं? जब बहुत कोई इंसान अधिक व्यायाम कर लेता है, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, हितकर आहार विहार का सेवन न करने से, और वायु की अतिशीघ्र गति से कोष्ठ से जो दोष है वो कोष्ठ से शाखाओं में जाके और ये जाते हैं। उसी तरह से दो हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। इसी हाँ, इसी तरह से हमें ये जो शाखा से कोष्ठ गति जो रहता है उसका भी बताया कि वातापी दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह शाखा से कोष्ठ में जाते हैं। जब विषंदन का स्वभाव रहता है उससे भी शाखा से कोष्ठ में जाते हैं। दोषों का पाक हो जाने से, स्रोतों के मुख्य शोधन से, के अंदर वायु के निग्रह से दोष जो है वो शाखा को छोड़कर कोष्ठ में चले जाते हैं। उसी तरह से हमने ये पढ़ा है कि दोषों का दूषियों के साथ आश्रय से संबंध रहता है। जैसे अस्थि जो है वायु का आश्रय है, आश्रय से संबंध है। स्वेद और रक्त जो है वो पित्त के आश्रय में रहते, पित्त के आश्रय है, मतलब पित्त जो दोष है वह स्वेद और रक्त के आश्रय में रहता है। इसी तरह से रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और मूत्र, पुरुष, ये सब कफ के आश्रय में रहते हैं। तो इसमें परस्पर आश्रय से भाव का जो संबंध होता है वो हमारा जो आहार विहार औषधि है उसके वजह से एक ही वृद्धि या क्षय करते हैं। तो जैसे आश्रय को हमने वैसा आहार दिया, विहार दिया तो वह वैसे को बढ़ाएगा। जैसे कि दूध अगर दिया तो शुक्र को बढ़ाता है और वो उसके आश्रय कफ को भी बढ़ाता है। उसी तरह से जो मेद को घटाता है वो कफ को भी घटाता है, क्योंकि कफ और मेद का आश्रय से संबंध है।
इसी तरह से अस्थि और वायु का भी आश्लेषित संबंध है, लेकिन यह नियम लागू नहीं होता है कि जो अस्थि को कम करेगा वो वायु को बढ़ाएगा। एकदम डायरेक्ट नहीं नियम लागू इसमें, क्योंकि धातु और मलों की वृद्धि जो होती है वो बृहण से होती है, उस तर्पण से श्लेष्मा की वृद्धि होती है। इसके विपरीत अपतर्पण जब लंघन वगैरह करते हैं तो धातु और मलों का क्षय होता है जो वायु वर्धक है। तो अस्थि और वायु का जो आश्रित संबंध है, आश्रय संबंध, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें टाइम लगता है। इसी तरह से जो आहार, औषधि, देश काल अस्थि की वृद्धि करने वाले हैं वो श्लेष्मा की भी वृद्धि करने वाले हैं। इसी से वायु का भी अगर वो अपोजिट देंगे तो वायु का क्षय, मतलब ये श्लेष्मा की वृद्धि होगी, अस्थि धातु का पोषण होगा तो वायु का क्षय होता है। दूसरी ओर जो आहार विहार से वायु की वृद्धि होती है वे धातु मात्रा का क्षय करने वाले होते हैं और धातु अस्थि को क्षीण करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता है कि अस्थि और, जैसे कि हम ये देखेंगे आश्रय संबंध में कि रक्त और पित्त आश्रय संबंध है। अगर रक्त की दृष्टि हुई तो पित्त की भी दृष्टि होती है, पित्त की दृष्टि हुई तो रक्त की भी होती है। उसी तरह से रस धातु का क्षय हुआ, कफ का भी क्षय होगा, मेद का क्षय हुआ तो कफ का भी क्षय होगा। तो ये डायरेक्ट हमें दिखता है, लेकिन अस्थि और वायु का डायरेक्ट एकदम जल्दी जल्दी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई केस डिस्कस करना है? विनीता चौहान मैम, हाँ बोलिए। किसी को केस डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग जब स्रोतसों का विचार करते हैं तो हम लोगों में ऐसा ग्रंथों में बताया कि 13 स्रोतस होते हैं। प्राणव स्रोतस, उदकव स्रोतस, अन्नव स्रोतस, रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस, मेदव स्रोतस, अस्थिव स्रोतस, मज्जव स्रोतस, शुक्रव स्रोतस, मूत्रव स्रोतस, पुरुषव स्रोतस, स्वेदव स्रोतस। तो ये जो स्रोतस जो रहते हैं इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। स्त्रियों में आर्तव स्रोतस और स्तन्यव स्रोतस ऐसे बताया गया है। तो व्याधि के निर्माण में स्रोतों का क्या महत्व है कि स्रोतों के प्रकोपित होने से अपने स्थान में रहने वाला या मार्ग में चलने वाली शरीर की धातुएं कुपित हो जाती है। जैसे कि रसव स्रोतस में कुछ दुष्टि हुआ तो पूरा रक्त धातु बिगड़ जाता है। अगर रक्तव स्रोतस में दुष्टि हुआ तो पूरा रक्त बिगड़ जाता है। और फिर ऐसे शरीर क्रिया काल भी बताए, संचय, प्रकोप, प्रशम, उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कोई सैद्धांतिक बात जो आप बताना चाहती हैं? जैसे मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ ऐसे आपको भी कुछ बोलना है तो आप कुछ बोल सकती हैं। हाँ सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं और बहुत अच्छा रिवाइज भी हो रहा है और आप बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। थोड़ा सा आपको बीच में से रेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा बोल देती हूँ कि थोड़ा आप लगातार बोल रहे हैं। पहले भी आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा हाँ हुआ था, मैंने भी बाद में सुना था और अब आप बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में जैसे आपने बताया था वही मैं भी उसी तरह से कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो आज आप पढ़ा रहे हैं दोष धातु मलमूलम ही शरीरम की बात हो रही है। तो जो दोष धातु और मल की बात आपने बहुत अच्छे से बताई है। और हम लोग सब जानते ही हैं कि जो हमारा जो शरीर बना है वो स्पेशली जो हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत है वो यही बताते हैं कि हमारा शरीर जो है वो दोष धातु और मल से ही बना है। और अगर दोष धातु में अगर क्षय होगी और अगर वृद्धि होगी तो भी किसी न किसी तरह की व्याधि उत्पन्न जरूर होती है। क्योंकि अगर जैसे कि हम चाहते हैं, हमें पता है कि अगर हमने कोई भी आहार विहार या कोई भी हमारी जो क्रिया है वो वात क्षय करेगी या वात का प्रकोप करेगी या वात को बढ़ाएगी, तो हमारा जो पित्त और कफ है उसका भी जो एक साम्यावस्था है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और बहुत अच्छा वर्णन आया भी है शास्त्र में और आपने उसको बहुत क्लियर कर बताया है। और जैसे शास्त्रों की बात करते हैं तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर हम जो हमारे शरीर में प्रस्पंदन हो रहा है, कोई भी गति हो रही है, उद्वहन हो रहा है, कोई भी चीज जो है वहन कर रही है या पूर्ण हो रहा है, विवेक हो रहा है या धारण हो रहा है, तो ये जो है वो ऐसा ये वायु के द्वारा ही हो रहा है और ये वायु जो है वो शरीर को धारण करती है। तो कुछ किसी भी प्रकार की गतियों को उन्होंने स्पेशली 5 भागों में डिवाइड कर दिया। वो है स्पंदन, वहन, पूरण, विवेक और धारण। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर या तो स्पंदन करेगी या फिर वो इधर से उधर गतिमान रहेगी या फिर वो विवेक जो बुद्धि है वो भी वायु के ही आधार में बताइए कि वो भी वायु के ही उस प्राण वायु
का ही कारण होता है, जो हम जिस हिसाब से सोचते हैं या हम जो बोल रहे हैं या हम कोई बात कर रहे हैं या हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में हमारे आचार्यों ने हम लोग को समझाने की कोशिश की है और साफ साफ बताते हैं कि जैसे कि जो वायु है उसका स्वभाव है वो जनरली क्या है, रुक्ष है, शीत है ना। स्पेशली जो कॉमन कॉमन जो बातें बताएंगी वो अगर स्वभाव की बात करते हैं या स्वभाव की बात देखते हैं, ऐसे ही पित्त की अगर देखते हैं तो उसमें तीक्ष्ण और द्रव है, और कफ है तो वो उसमें शीत और गुरु है। तो इन अगर दो दो लक्षणों के आधार पर भी हम कुछ समझना चाहेंगे या हम देखना चाहेंगे तो काफी कुछ हम चिकित्सा में इसकी हेल्प पा सकते हैं। और यहाँ भी ये भी बात बता सकते हैं कि अगर हम बात गहरी पढ़ेंगे तो वहाँ स्पेशली उन्होंने बताया है कि अगर हम वायु के स्वभाव को रुक्ष और शीत के आधार पर भी अध्ययन करेंगे या उसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो उसकी चिकित्सा व्यवस्था में हमें हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अगर हम व्रण की बात करते हैं, व्रण चिकित्सा देखते हैं तो हमें पित्त का तीक्ष्ण और द्रव स्वभाव देखने को मिलता है और उसके आधार पर ही हमें चिकित्सा व्यवस्था का जो है प्रारूप देखने को मिलता है। और कफ का जो शीत और गुरु जो लक्षण बताया है उसके आधार पर जो है हम धातु और मलों का जो स्वभाव इन्होंने बताया है उसके उस पर हम अगर ध्यान देना चाहते हैं या देखते हैं तो जैसे मैंने एक वर्ड बोला था अभी, प्रस्पंदन। तो प्रस्पंदन जैसे आप सभी समझते हैं कि स्पंदन या कोई भी गति जो कि शरीर का हिलना डुलना है ना, या तो शरीर का चलना। तो ये जो कर्म है, ये मैंने कहा था उद्वहन। उद्वहन का मतलब होता है कि इंद्रियों के अर्थों का धारण करना, मतलब किसी भी चीजों को समझना या उसको बहन करना या उस पर रेस्पॉन्स करना। तो ये भी जो है इस तरह से जो है वो उदान वायु को मान सकते हैं। या प्रस्पंदन का मतलब जैसे कि कोई भी हम गति कर रहे हैं तो ये भी वायु के आधार पे है, वायु से ही इसका जो है वो पूरा वायु पर आधारित होती है। इस तरह से आहार के द्वारा पूर्ण करना, कोई भी हम अगर हम कहीं खालीपन है या क्षुधा की प्राप्ति है या हमें फील होता है तो जो पूर्ण कार्य होता है वो भी वायु के द्वारा होता है, बिना वायु के नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जो है रस मूत्र पुरुष, जैसे सर ने अभी बताया कि अभी रस धातु को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या हम रक्त धातु को कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो हमारे मल है, मूत्र है, स्वेद है, पुरुष है, इनका जो विभाजन हो रहा है, इनका अलग अलग हो रहा है, ये सब कर्म जो है वो वायु का ही कर्म है। शुक्र और मूत्र जो हवा का वेग का जो है उसको अगर रोकते हैं या उसको धारण करते हैं तो फिर ये जो है अपान वायु का कर्म है। तो मेनली यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मैंने 5 कर्म की बात करी थी, ये 5 कर्म स्पेशली 5 वायु के कर्म। तो ये एकदम संहिताओं में बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया है कि प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेक और धारण। अब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं इसमें जनरली रोज रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, केस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कौन प्राण वायु है, उदान वायु है, व्यान वायु है, समान वायु और अपान वायु है। इन वायु के आधार पर ये जो है बटा हुआ है। और स्पेशली जैसे अब अगर इसमें कुछ सामान्य कर्म भी बताए गए हैं और कुछ विशेष कर्म भी बताए गए। तो एक और मोटा मोटा अगर हम कहना चाहें या तो सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो जैसे प्रस्पंदन है, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वास निकाल रहे हैं, तो वो इस तरह से जो प्रस्पंदन का कार्य हो रहा है वो वायु के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार दोष धातु और मल, जैसे कि जो भी हमने उसका बहन हो रहा है, मतलब अब दोष हमारे जो शरीर में हमने खाना खाया है उससे रस धातु बनी, रस धातु का जो बहन हो रहा है, रक्त धातु का जो बहन हो रहा है, उसके बाद वो जो मल में उसका किट भाग निकल जा रहा है, उसका जो सार भाग है वो फिर से जो है शरीर को पोषित कर रहा है। तो ये जो बहन का कार्य हो रहा है ये भी जो है वो वायु के ही कारण हो रहा है। पूरण का भी वही है कि पूरण जो मतलब है कि जो मैंने आहार रस क्या लिया, ये बिना आहार के तो कुछ जीवन नहीं है। तो आहार से आहार रस जो बना वो हमारे पूरी बॉडी में, चाहे वो क्षीर नदी न्याय से, चाहे वो केदारी कुल न्याय से, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों में पहुंचता ही है, हमारे आश्रय में जाता ही है। और फिर वो वहां से जो है मेटाबोलाइज होता है, या हम कहते हैं कि वहां जाके फिर वो धातु आती और उसके बाद भूताग्नि इस प्रकार कार्य करती है। और इस प्रकार जो है वो खाना जो है वो डिवाइड होता है और फिर वो एक बार फिर से वो है जो सार भाग है या किट भाग है उसमें डिवीजन होता है, वो विवेक, उसको कहते हैं विवेक। तो इस तरह से जो ये पंचता वायु बताई गई है, कौन सी प्राण है, अपान है, व्यान है और इसके अलावा जो है समान है और अपान है। इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है अगर हम ऐसे एज सच ही
देखे या आपने अपने अपने ही बॉडी में अपने में ही कभी अगर हम इस बात को देखना चाहें तो ये बहुत क्लियर होता है। और यहाँ से ही जो है लोह धातु मलमूलम ही शरीरम करके जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत हुई। जी सर, कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए सर। जी हाँ, किसी को कुछ बोलना है? शशि तिवारी मैम, आप कोई सैद्धांतिक बात बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा। शशि मैम, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं सर, प्लीज आप बताएं सर। जी सर। ठीक है, अभी हम लोग व्याधि की अवस्था देखते हैं। तो व्याधि उत्पन्न होने के लिए आम उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। अगर आम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो सारा चीज हमारा ठीक चल रहा है। तो आम जो है वो क्या बताया है कि उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्ट मामाशय गतम रस मामम प्रचक्षते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब जाठराग्नि का बल अल्प हो जाता है तब आमाशय और ग्रहण में स्थित आहार रस का पाक अपूर्ण रहता है। वह अपक्व आहार रस को आम ऐसा संज्ञा दिया गया है। यह सभी दोषों का प्रकोपक होता है और ये अपक्व अन्न रस में सड़न हो जाता है और वो शुक्त रूप हो जाता है और ये विष तुल्य हो जाता है, जहर की तरह बन जाता है। आम जो रहता है वो दो तरह का बताया अपने ग्रंथों में, एक अपक्व अन्न रस रहता है और दूसरा धात्वग्नियों की दुर्बलता से, जहाँ धात्वग्नि रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र की अग्नि अगर बहुत ज्यादा दुर्बल है तो वहां पे धातुओं का अपक्व धातु बनता है। मतलब जो धातु बनना चाहिए रस है वो अपक्व रस धातु बनेगा, अपक्व रक्त धातु बनेगा। यह भी आम होता है जो धात्वग्नि की दुर्बलता से होता है। ये मेन कॉन्सेप्ट हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। इसी तरह से अगर आम युक्त वायु है, आम युक्त पित्त है, आम युक्त कफ है तो उसकी भी बहुत सारी व्याधियां उससे भी उत्पन्न होती हैं। एक बात और बताइए कि साम लक्षण क्या होते हैं? स आम, आम युक्त, जैसे अपक्व अन्न रस या अपक्व प्रथम रस धातु से मिले हुए दोष जो रहते हैं वार्पित कफ और दूसरे रक्तादि धातु साम कहे जाते हैं। और इनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो साम रोग कहते हैं, जैसे साम ज्वर, सामातिसार, क्योंकि वहां पे आम के वजह से ये व्याधियां होती हैं। अब साम के वजह से व्याधियां हो रही हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आलस्य होता है बहुत ज्यादा, तंद्रा होता है बहुत ज्यादा, ड्राउजीनेस, अरुचि होता है, मुख विरसता, बेचैनी होती है, शरीर में भारीपन होता है, थकावट होता है, अग्निमांद्य होता है। और निराम व्याधियां जो होती है जहाँ पे आम पच गए लेकिन वो पचने की स्थिति में है, तो पूरा मतलब ऐसे पच रहा है, निरामावस्था आ रही है तो शरीर में हल्कापन आ जाता है, इंद्रियों में प्रसन्नता होती है। जैसे डॉक्टर नवजोत कौर मैम ने कहा कि मेरे पेशेंट को फीवर आ रहा है बार बार, वहां पे कहीं ना कहीं आम है अभी भी। जैसे जैसे वो आम पच जाएगा लंघन से तो शरीर में हल्कापन आएगा, इंद्रियों की प्रसन्नता आएगी, आहार में रुचि उत्पन्न होगा, टेस्ट आने लगेगा। वायु का अनुलोमन में से ये हम रोग को निरामावस्था समझ सकते हैं। अन्न रस जब तक आमावस्था में रहता है तब तक उसका शरीर में ग्रहण नहीं हो पाता है, वह विशेष रूप में उदर में ही रहता है और बहुत सारे अजीर्ण जैसी व्याधियां उत्पन्न करता है। और वो और ज्यादा बढ़ता है तो वह सड़न उत्पन्न करता है, विष द्रव्य जैसे, और वो विष युक्त जो द्रव्य वो इंटेस्टाइन में वैसे का वैसे ही ग्रहण होने लगता है और ये विष द्रव्य शरीर में पहुंचते हैं और वो सारे विकारों को उत्पन्न करते हैं। तो इसी और धात्वग्नि की दुर्बलता की वजह से भी जो अपक्व आम युक्त रस धातु, रक्त धातु होते हैं वह भी शरीर को अपोषित करते हैं, शरीर का पुष्टि नहीं करते हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह से काम दोष के लक्षण क्या बताए हैं उसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। स्त्रोतो रोध बल भ्रंश गौरवा नीलमूढ़ता अलस्या पक्ति निष्ठिव मल संगा रुचि क्लमः लिंगम मलानम सामानम। मतलब स्वेद मूत्र आदि स्रोतों का अवरोध हो जाता है, पसीना नहीं आ रहा है, मूत्र अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, बल की हानि हो रही है, शरीर में भारीपन है, वायु का संचार ठीक से नहीं हो रहा है, आलस्य हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है, बहुत ज्यादा दूषित कफ निकल रहा है, थूक निकल रहा है, प्रसेक हो रहा है, मल का अवरोध हो रहा है, अरुचि है, क्लम है, ये सारे आम युक्त जो लक्षण होते हैं साम लक्षण ये दिखाई देते हैं। और निराम लक्षण में स्रोतों का प्राकृतिक कार्य होने लगता है, बलकर ह्रास नहीं होता है, शरीर में हल्कापन आती है, स्फूर्ति आती है, विबंध नहीं होता है, अग्नि अच्छी हो जाती है, आहार में रुचि, थकावट नहीं होता है, ये सारे निराम। अब इसी तरह से साम वायु के लक्षण, अगर वायु हमारे शरीर में जा रही है और आम युक्त है तो साम वायु के लक्षण क्या बताए? अष्टांग हृदय सूत्र संघ 13वां में बताया है, दोष भेदिये में 27 और 28 नंबर का श्लोक।
वायु साम विबंधाग्नि साधतंत्रा आंतरपूजनैः वेदनाशोकनिस्तोदे क्रमशोऽंगानि पीडयन् विचरेत् युगच्चापि गृह्णाति कुपितो भृशम् स्नेहादि बुद्धिमाप्नोति सूर्यमेघोदये निशि। मतलब सामवायु के लक्षण टिपिकल सिम्टम होता है कि विबंध होता है। अभी डॉक्टर सुनील गिल जी ने बोला कि उनके पेशेंट को पेट में अफारा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो एक तरह से वायु का विबंध हो रहा है यहाँ पे। अग्निमांद्यता होना, तंद्रा होना, आंतर पूजन होना, ये सारे सामवायु के सिम्टम उनको दिख रहे थे, इसलिए मैंने वातस ग्रहणी ऐसे डायग्नोस किया। कटी और पार्श्व में पीड़ा होना, शोथ होना, सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, ये सामवायु के लक्षण रहते हैं। तो इसको हमें आम का पचन करना है पूरा, पहले दीपन और पाचन करके जब हम लोग करते हैं तो ये पचने के बाद फिर स्नेहपान कराते हैं, तो वायु का शमन होने लगता है। और ये सामवायु जो है ये कब बढ़ता है, तो सूर्योदय के टाइम या बारिश आने बारिश के टाइम और बादल आने के टाइम ये बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले ये वायु का काल में ये ज्यादा बढ़ जाता है। और निराम वायु जब आम पच जाता है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं कि ये विषद और रुक्ष गुण थोड़ा बढ़ जाता है, विबंध रहित रहता है, अल्प वेदना वाला रहता है। और साम पित्त के लक्षण, साम पित्त के लक्षण क्या बताया है, दूसरा मतलब साम वायु का जैसा सिम्टम है तो वहां पे ये विबंध वगैरह हो रहा है। साम पित्त के लक्षण में बताया है कि दुर्गंधि हरितम श्यामम पित्त अम्लम घनम गुरु अम्लिका कंठ दाहगरम सामम विनिर्दिशेत। इसका मतलब ये है कि जब साम युक्त पित्त रहता है, आम युक्त पित्त रहता है तो ऐसे दुर्गंध युक्त ढकार आती है बहुत ज्यादा, और अम्लोदगार होता है, हृदय और कंठ में दाह होता है, खाया पिया पचता नहीं है, गुरु पेट में बहुत ज्यादा गुरुता रहती है, और जो पित्त निकलता भी है अगर उल्टी से कर दिया तो ईशत कृष्ण ईशत हरि स्थिर ऐसा पित्त निकलता है। इसी तरह से साम कफ के लक्षण, आम युक्त जो कफ रहते हैं वो क्या बताए, आविल संतुष्टाना कंठ देशवती साम बलासो दुर्गंध सुदुर्गार विघातकृत फेनवान पिंडिता पांडुनिस्तारो गंध एवच पक्वस एव विज्ञ छेदवान वक्र शुद्धिकृत। इसका मतलब ये है कि साम कफ का पहले मैं बोलता हूँ कि साम कफ अस्वच्छ रहता है, गाढ़ा रहता है, कंठ में लिप्त किए हुए रहता है, भूख और डकार को रोकने वाला होता है, दुर्गंध युक्त रहता है। और निराम कफ क्या होता है, बिना फेन वाला रहेगा, तंतु नहीं रहते हैं, पानी में तैरने वाला होता है, गंधहीन होता है और मुंह को शुद्ध रखने वाला होता है। इनको जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। अभी आप लोग कुछ बोलना है तो बोलिए। शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ भी बोलिए, आप सैद्धांतिक भाग कुछ भी बोलिए। जी सर, साम पित्त की कंडीशन तो बहुत सारे लोग को होती है, क्योंकि कई सारे लोग को लगता है कि मुझे भूख वगैरह अच्छी लग रही है पर पाचन ठीक नहीं होता रहता है, जैसे उनको एसिडिटी वगैरह बनती रहती है और कुछ कुछ खाते पीते रहते हैं तो उसमें और उल्टा पुल्टा होता ही रहता है। जैसे मैं उनको ये बताती हूँ कि आपने खाना खाया हुआ आधा पचा हुआ है, तब तक आपने दोबारा उसमें खाया तो वो न वो पचेगा ठीक से, न वो पचेगा, तो इस तरीके से सांपित्त की वो रहती है। और कई बार लोगों की दिनचर्या का भी मेन वजह रहता है, जैसे रात्रि जागरण जो लोग करते हैं उनका आहार हमेशा अधिकतर नहीं पचता है, क्योंकि वात पित्त का प्रकोप होता है, तो वहां पर जो पित्त का प्रकोप होता है वही सांपित्त टाइप की चीजें बनती हैं। तो ये रहता है, या किसी को बहुत ज्यादा भारी चीजें गुरु पदार्थ खाएगा तो वो भी अग्नि नहीं पचा पाएगी, तो वहां पर भी सांपित्त फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के तो लोग बहुत ज्यादा हैं आजकल सारे कोई, और उसमें फिर वही सोचना पड़ता है कि इनको पर्टिकुलर कौन सी औषधि दे बहुत बढ़िया हो। तो ये सर मेरे को सर एक क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली। हाँ सर मैं अपने हस्बैंड को 2 दिन से 3 दिन हो गया मेरे ख्याल से, 3-4 दिन से अर्जुन शीर पाक दे रही हूँ, और वो कुछ कुछ खाने पीने को तो उल्टा पुल्टा करते ही रहते हैं, मतलब कि वक्त बेवक्त का भी करते हैं, ऑफिस में जिस टाइम फ्री होते हैं उस टाइम खाते होंगे, और सोने उठने का भी चीजें इधर उधर करते हैं। तो अभी वो मैंने उनको जैसे थोड़े साइंस सिम्टम तो मुझे लगते हैं कि उनको हार्ट का इशू है, जैसे दवाएं भी काफी लंबी चली हैं, बहुत सारी चीजें रस पाचक पाचक वगैरह भी चल रहा है, पर बीच बीच में वो जब देखो तब मनमानी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, काफी लंबा नहीं खाते हैं। तो अभी वो बोल रहे थे कि हृदय मतलब हार्ट रीजन के पास में दाह होता है, और शायद लेफ्ट बाजू में भी ऐसे दाह उनको होता है, या रात में उठते उठते हैं तो नमनेस लगती है हाथ में थोड़ी सी। तो मुझे आपका वो याद आ रहा था, मैं हार्ट डिसीज वाला इशारा पढ़ रही थी, तो पित्तजिद रोग समझ करके इसमें सिर्फ उनको पित्त शामक चला दें तो उसमें से आराम आ जाना चाहिए। अभी तो मेरे पास अभी प्रतिकर था, मैंने कहा अभी तो अभी प्रतिकर दे देती हूँ,
आगे स्वर्ण शेखर हाँ वगैरह इस तरह की चीजें चला देती हूँ, या प्रवाल वगैरह पूरा देना पड़ेगा, मुक्ति का काम, दुधा वगैरह सारी? हाँ, प्रवाल पिष्टी और जहर मोहरा पिष्टी रहेंगे तो हृदय को बल मिलेगा। अच्छा। जहर मोहरा पिष्टी आपको मालूम होगा ना, हाँ, वो जहर अच्छा है। मोहरा पिस्टी पहले चलाया था उनको काफी पहले। अभी तो नहीं, अभी मेरे पास तो 2 ही 3 चीजें हैं। एक तो बृहद चिंतामणि रस पड़ा हुआ है, और मेरे पास वो है जय मंगल रस है, और मेरे पास गोल्ड में 2 और चीजें हैं, शायद कोई प्रिपरेशंस पड़ी हैं। और हाँ, हो सकता है बसंत कुसुमाकर वगैरह पड़ा हो, चंद्रप्रभा आप वटी पित्त वगैरह। का शमन करना चाहे, वो बहुत अच्छा है। पित्त का शमन करना है तो अनार का रस, गुलकंद और आंवले का मुरब्बा रोज खाने को दीजिए, दिन में 3 बार। तो 7 दिन दीजिए आंवले का रस या आंवले का मुरब्बा, गुलकंद हम्म। और अनार का रस, पित्त का शमन हो हाँ, जाएगा। गुलकंद तो मेरे पास है, मैं उनको गुलकंद देती हूँ अभी हाँ, इस टाइम। फिर वही मैं सोच रही थी कि स्वर्ण शेखर वगैरह चलाने की जरूरत पड़ेगी, कि अभी तो अभिपत्ति का इस टाइम दे रही हूँ, क्योंकि और ज्यादा मेडिसिन है नहीं मेरे पास इस वक्त। सर, द्राक्षारिष्ट वगैरह चलेगा कि द्राक्षारिष्ट नहीं चलेगा? आपको हृदय पे द्राक्षारिष्ट करिए ना, अग्नि अच्छा होगा, या अर्जुनारिष्ट दे दीजिए। अर्जुनारिष्ट सर? हाँ, अर्जुनारिष्ट वगैरह पहले अर्जुना चलाया था, टाइम चला था, फिर इन्होंने नहीं लिया लंबा। तो द्राक्षा का द्राक्षारिष्ट दे दीजिए। हाँ, द्राक्षारिष्ट क्या दे प्रॉब्लम है? दीजिए। लेकिन पित्त शामक आपको दाढ़ी का रस जितना देंगी ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अनार का रस 1-1 गिलास दिन में 3 बार पिलाइए ना, कितना बढ़िया, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। और उसको दाग क्यों हो रहा है, पित्त क्यों ऐसे हो रहा है? क्या जागरण करते हैं, चिंता करते हैं, बिना सर, भूखे खाते चिंता हैं? तो करते ही हैं हमेशा, मतलब बेबात का चिंता करने की आदत है उनका। तो बेबात का मतलब कि लाइफ में तो इश्यूज रहेंगे कुछ ना कुछ हमेशा ही, तो हर चीज को टेंशन लेने की आदत है। दिनचर्या भी, ऑफिस जब सुबह रहता था तो ठीक है, अब आजकल नहीं सही रहती है, मतलब सुबह लेट ही उठते हैं। जैसे पहले तो उठ जाते थे 5 साढ़े 5 बजे, तो आजकल लेट उठते हैं। और मुझे पता है दिनचर्या नहीं ठीक रखते, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खाने पीने भी चलता रहता है। तो तो बिना फिर भूखे खाना ना खाएं, ऐसे बिना भूखे नहीं खाना खाना है उनको, ऐसे बोल दीजिए ना। जी सर। कम से कम इतना करें। और ना अभी थोड़ा अग्नि मंद है ना, वर्षा ऋतु चल रहा है, तो हम्म। थोड़ा कम खाना, रात को जी खाना सर। ना खाएं, रात जी का सर। खाना स्किप कर दें। मतलब भूख लग रही है तो रात को सूप या दूध पी लें, फ्रूट जूस या दूध पी लें। ठीक है इसी सर, को मैं कर। हमारे इसमें हमें ऐसा बताया ना, समशन, हितकर और अहितकर आहार का सेवन जब किया जाता है तो उससे भी व्याधि होती है। हितकर आहार और अहितकर आहार दोनों किया जाता है तो इसे समशन बोलते हैं, इससे व्याधि होती है। यह विषमासन किया जाता है, कभी कम थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा हैवी खाना खा रहे हैं, विषमासन। इसी तरह से हम्म। अध्यसन, अजीर्ण हम्म। है तब भी खाना खा रहे हैं, पहले का खाया पचा नहीं, 12 बजे भी खा लिया, 2 बजे भी खा लिया, 3 बजे भी खा लिया। तो वो सब तो अध्यसन सारे या सब कुछ वो करते हैं सर, वो पता है मुझे। इसीलिए तो पेशेंट जब हेतु का निवारण नहीं करता तभी प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, या अत्यशन जो बोलते हैं, अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा खाना। हम्म। कभी कभी बहुत टेस्टी खाना मिल गया तो बहुत ज्यादा खा लेना, हम्म। अत्यशन बोलते हैं, अति आसन, हम्म। वो बहुत डेंजरस होता है। या फिर प्रमित आसन, मतलब बहुत कम खाना खाना। हर चीज को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर व्याधि होता है ना। या विरुद्धासन, दूध और मछली, दूध और नमक, पनीर का सब्जी डेली डेली खाना, उससे भी व्याधि होता है, तो जी वो सर। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी बाकी सर। और सुशी मैम आप कुछ बोलिए, आपने पारिक का बुक में तो कितना सारा चीज पढ़ा था, कुछ सर, बताइए। मैंने पारिक की बुक तो पढ़ी थी, पहले पारिक वगैरह ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास वो पढ़ी थी, और उसके अलावा कभी कभी कोई चैप्टर बनना आता था तो वो तो मैं पढ़ती रहती थी। और साथ में मैंने सर वो पढ़ी थी यूट्यूब से, कुछ कुछ लेक्चर देखे थे, हालांकि यूट्यूब के लेक्चर के तो ज्यादा आया नहीं थे। और पारिक भी जो पढ़ी थी वो ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि जो टफ वाला पार्ट था, जैसे रसशास्त्र वगैरह वाला, कम समझ में आ रहा था। तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारी चीजें याद थी, उस पर किया था। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 50% क्वेश्चन ही करने हैं, हालांकि करते करते मैंने 70 कर दिए थे। तो बाद में जब मैंने घर पर आकर मिलाया था तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे 60 ठीक है। फिर मार्क्स तो अलग टाइप से ही आया था। तो वैसे ही पढ़ तो रहे थे साल भर से कुछ, मतलब 5 भौतिक मिलनी पढ़ रही थी।
तो पंचभौतिक में भी इस तरह के थे कुछ कुछ चीजें। और मैं उसमें यही कहूंगी सर, आपकी मोटिवेशन थी और आशीर्वाद था, क्योंकि मॉडर्न वॉडर्न तो नहीं किया था। संस्कृत वगैरह थे थोड़ा बहुत वो किया था, संस्कृत में भी ज्यादा चीजें नहीं करी थी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे इस बार इत्तेफाकन जो दिमाग में रटा गए थे, उस तरह के थे। तो इसलिए इस बार लगा था, इस बार का पेपर जैसा था कि अगर फिर से पढ़ा जाए तो किया जा सकता है आयुर्वेद तो एटलीस्ट। और पारिक तो नो डाउट पढ़ता ही रहता है इंसान थोड़ा बहुत तो। जी अच्छा। सर। और अंजना मैम, आज आपके उधर मोदी जी आए थे, तो आप गई थी क्या वहाँ जो संवाद हो रहा था? अंजना मैम है कि चली गई? अच्छा, शायद नहीं है अभी। कुछ और पूछिए, कोई केस के बारे में कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज। जी कुछ सर, बोलिए आप लोग। हम लोग इनवाइटेड थे आप- वहाँ। जी सर, वहाँ बहुत अच्छा हाँ प्रोग्राम भी था, स्पेशली जो ये महिला बिल पास हुआ है उसी संदर्भ में आए थे मोदी जी। एक्चुअली सर क्या होता है जी। ना, हम लोग क्योंकि संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही है, तो हम लोग सबकी आवभगत में ही लगे रहे। और जब मेन समय आया तो बस सीट्स इतनी फुल हो गई थी कि फिर हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाए। लेकिन ये था कि बहुत अच्छा मैं प्रोग्राम हुआ था और 5000 से मैं ज्यादा टीवी लोगों में आपको ढूंढ रहा था, टीवी में आप दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा कि संपूर्णानंद में आए और अंजना मैम में कैसे, क्या हो गया? हाँ, होता है ना सर, जब घर घर आते हैं तो घर वाले सबसे पीछे रह जाते हैं ना, क्योंकि अरेंजमेंट में ही समय ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को फिर ये हुआ कि हम लोग थोड़ा सा बाहर हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। हम लोगों ने बुलाया था 5000, लेकिन वहाँ 10,000 लोग हो गए थे। बहुत रश हो गया। अच्छा। जी जी अच्छा, जी आप लोग को लग रहा होगा कि अभी तो भारत पूरा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, हर चीज में चेंज हो रहा है, जी मतलब हर चीज में। अभी देखिए, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वाराणसी में, इतना बढ़िया, कितना जी अच्छा सर, हो रहा है काम। बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ तो बहुत ही चेंज लग रहा है। हाँ, तो यही होना चाहिए ना, देश आगे बढ़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा में क्या मिलता है? और मेन करप्शन बंद हो गया है। पहले कितना करप्शन था हर चीज में। अभी यहाँ कैपिटेशन फीस कितना था कॉलेजेस में, वो सब बंद कर दिया मोदी जी ने। सब अच्छा हो रहा है। हाँ, ठीक है। यस शशि जी। मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए मैम, कुछ बोलिए मैम। शशि मैम, आयुर्वेद का कुछ बोलिए, नहीं तो मैं बोलूंगा। सर आप बोलो प्लीज। हाँ, क्या है ना, जब कोई डिस्कस नहीं करेगा तो हमें कुछ ना कुछ सैद्धांतिक भाग का रिवीजन करते रहना है। आप लोग भी कुछ कुछ पढ़ के आया करिए और कुछ कुछ बोला करिए। इससे क्या होता है ना कि मतलब ये ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए। हम लोग जब ये देखते हैं ना कि क्षय, धातुओं का क्षय होना, हमने पोषण तो पढ़ा है, केदार कुल्य न्याय, हले कपोत न्याय, शीर दधी न्याय, ये ठीक है। लेकिन अगर वो पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है धातुओं का, तो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताया है हमारे राज्य अक्षमा के निदान में और व्याधि में, कि अगर मनुष्य बहुत ज्यादा चिंता करता है, शोक करता है, ईर्ष्या करता है, उत्कंठा, क्रोध, भय, मानसिक विकारों से ग्रसित रहता है और वो ठीक से खाना पीना नहीं खाता है, बहुत चिंतित रहता है, या रुक्ष अन्न पान का सेवन करता है, दुर्बल है तब भी उपवास बहुत ज्यादा कर रहा है, या अल्प मात्रा में अन्न का सेवन कर रहा है, तो उसे जो शरीर का रस धातु है उसका क्षय होने लगता है। जब रस धातु का क्षय होगा तो उससे रक्त धातु का भी क्षय होगा, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का भी क्षय होगा। तो इससे वो पूरी तरह से, मॉडर्न में उसको ट्यूबरकुलोसिस या एड्स के पेशेंट इस तरह से जोड़ा गया है। या प्रतिलोम क्षय में बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय कर रहा है, बहुत ज्यादा काम इच्छा से होकर मैथुन में प्रवृत्त हो रहा है। जब शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा होगा तो मज्जा भी क्षय होगा, जितने भी धातु है, मज्जा क्षय, अस्थि क्षय, मेद क्षय, मांस क्षय, रक्त क्षय, रस क्षय, तो वह भी बहुत ज्यादा राजयक्ष्मा के तरफ लेके जाता है। जब राजयक्ष्मा व्याधि हो जाती है, ये तो क्षय हुआ, आगे राजयक्ष्मा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अंगमर्द, बॉडी में पेन होता है, अरुचि होता है, अविपाक होता है, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे प्रतिशय, ज्वर, काश, अंगमर्द, शिरशूल, श्वास, अतिसार, अरुचि, पार्श्व स्वर भेद, अंग संताप, मतलब फीवर आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसीलिए राजयक्ष्मा में निदान में चरकाचार्य जी ने बोला है कि हमारा जो शरीर है उसकी रक्षा करना है,
सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। और दूसरा क्या बोला है कि शरीरम आद्यम, कुछ तो बोले ना, खलु धर्मार्थ सुख साधनम। शरीर जो है वही धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जितने भी, और ये सुख के साधन के लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है, शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि अपने जो देवता है, पितृ हैं, या फिर दूसरे ग्रह मतलब जो आत्माएं हैं, वो मनुष्य शरीर पाना चाहती है, क्योंकि जितना सुख और भोग, वो जितना परम मतलब सबसे अच्छा है वो मनुष्य शरीर, और मुक्ति का मार्ग भी शरीर से ही है। धर्म का भी, अर्थ का भी, हर चीज में मनुष्य का शरीर के लिए सब लोग अभिलाषा करते हैं। तो हमको जो मनुष्य शरीर मिला है वह निरोगी रहना चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथों में दिनचर्या बताइए, सुबह कितना बजे उठना है, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सुबह कितना बजे उठना है, कब खाना है, और जितने स्नान करने के नियम, अभ्यंग करने के नियम, व्यायाम करने के नियम, वो पालने के लिए बोला है। ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से भारत का जो ऋतु आती है उस हिसाब से ऋतुचर्या बताया। और फिर रात्रिचर्या, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, निद्रा का पालन करना, अच्छा खाना खाना, ये सबके नियम बताए हैं, आयुर्वेद में ही बताए हैं, और कोई पैथी में नहीं बताए हैं। अगर ये पालन करते हैं तो कलयुग में 100 साल की आयु बताइए, उतना इंसान जीता है। और नहीं पालन करते हैं तो जल्दी अकाल मृत्यु हो जाती है, या अकाल जरा हो जाता है। बाकी आप लोग को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, प्लीज सर। बोलिए। ऐसे हाँ बोलिए। जी सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे हम कहते हैं ना, आयुर्वेद में कहते हैं कि मल क्षय नहीं होना चाहिए, तो सर क्षय क्यों नहीं होना चाहिए? मल तो शरीर को मलिन करते हैं, उनका क्षय क्यों? हाँ मतलब लेकिन मल क्षय हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सार भाग है वो अच्छा बन रहा है, इसीलिए किट भाग कम बन रहा है। तो ये वाली चीज समझ में नहीं आती सर, इसे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, क्या होता है कि शरीर में दो धातु मलामूला भी शरीर जब बोला जाता है, तो जो मल होता है वह भी हमारे शरीर को धारण करके रखता है ना। अगर मल पूरा निकल गया, तो शरीर में कुछ धारण करने के लिए होगा ही नहीं। यह पूरी धरा कला, अस्थि धरा कला ऐसा बताया गया है। अस्थि धरा कला जो है वही पूरी धरा कला ऐसा बताया। तो राजयक्षमा में उसमें उल्लेख है कि हमें विरेचन नहीं देना है, सूक्ष्म विरेचन। और हम मल, क्योंकि वहां पे दोष विकृत है, धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, तो शरीर मल पे ही आधारित रहता है वहां पे। और अगर हमने विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन दे दिया तो पूरा मल निकलने से मृत्यु हो जाएगी। मल भी एक तरह से शरीर को ताकत देता है। हम जैसे कि इस दुनिया में बैलेंस है, अच्छा और बुरा। मल भी एक प्रमाण में हमारे शरीर को धारण करके रखते हैं, ये बेसिक है। वो कम नहीं होना चाहिए। पूरा मल निकाल देंगे, अगर पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी तो फिर ये काम ही नहीं चलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम सेशन बंद करेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी मरने के बाद डायरेक्ट भगवान के पास गया, और भगवान के पास जाने के बाद बोलते हैं कि आप कुछ भी, भगवान कुछ भी करते हैं, बाढ़ ला देते हैं और फिर फसल हमारी खराब हो जाती है, आप इतना भूकंप लाते हैं, कुछ भी करते हैं आप। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम दुनिया को चलाओ। तो उसने क्या किया, सब बैलेंस किया। बाढ़ नहीं आ रहा था, भूकंप नहीं आ रहा था, अच्छे से सूर्य प्रकाश हो रहा था, सब चीज अच्छा हो रहा था। तो जो गेहूं का फसल निकला, तो उसमें ना कुछ बीज ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, केवल फसल निकला। तो उसने भगवान से पूछा कि मैंने तो सब अच्छा किया, फिर ये क्यों ऐसा हुआ? तो भगवान ने कहा कि संघर्ष नहीं था। जहां पर भी संघर्ष नहीं होता है कोई भी चीज का, वहां पे फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शरीर में मल का भी होना बहुत जरूरी है। दैत्य और दानव, देव और दानव, ये होना बहुत जरूरी है। बैलेंस करते हैं वो सारी चीजों को, ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। हम अब बंद करते हैं सेशन, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।